नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर से संविधान तक की जो हमारी सीरीज है, उसमें आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो खबर है कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम। जो जजेस की नियुक्ति के संबंध में एक व्यवस्था है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब है कि खबर है वो क्यों चर्चा में है, तो हमारे पूर्व CGI BR गवई ने हाल ही में कहा कि जो कॉलेजियम प्रणाली है वो हमारे देश के लिए उपयुक्त है। तो इसी से जो ये खबर है वो चर्चा में आ गई कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है। तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि जो कॉलेजियम प्रणाली है उसका जो अस्तित्व है, या फिर उसके एक तरह से देखा जाए तो वो किस तरीके से, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि किस प्रकार एक तरह से देखा जाए तो जो कॉलेजियम प्रणाली है शब्द से कहीं हमारे संविधान में लिखी हुई नहीं है, और ये न्यायिक व्याख्याओं के तहत ही एक तरह से देखा जाए तो अस्तित्व में आई है। तो किस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली है वो कार्य करती है, किस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके जजेज की नियुक्ति होती है, किस प्रकार उनके ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन्हों सी एक तरह से देखा जाए तो जजेज की नियुक्ति और ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई जो प्रणाली है वो क्या है, कॉलेजियम प्रणाली है। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है कि जिसकी वजह से ये अस्तित्व में आई है। तो हम देखेंगे, जिस प्रकार हम देखते हैं कि खबर क्या है, तो व्हाट इज़ द न्यूज़। इसमें हम देखते हैं कि जो हाल ही में जो न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 24 डिजिटल की खबर है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश या XCJ ने कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली हमारे देश के लिए उपयुक्त है। ये बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम सरकारी हस्तक्षेप की बहस में महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायपालिका की जो नियुक्ति है वो जज है, वो जजों की एक तरह से देखा जाए तो जज ही जज की नियुक्ति करता है। एक तरह से ये देखा जाए तो ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। लेकिन लंबे समय से जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका के बीच में जो एक अगर देखा जाए तो ये है कि दोनों के बीच में लंबे समय तक ये रहा है कि जो न्यायिक प्रणाली है, या फिर एक तरह से जो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें किस प्रकार उसको जो सरकारी जो एक तरह से न्यायपालिका या कार्यपालिका के नियंत्रण से या इन दोनों के बीच में समन्वय किस प्रकार रखा जाए, जिसमें न्यायपालिका या सरकारी हस्तक्षेप का भी दखलंदाजी नहीं रहे। तो अब देखते हैं कि खबर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस का हिस्सा है। कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष और विपक्ष में समय समय पे अलग अलग बयान आते रहे हैं, और ये आपके जो RS या RPSC की जो अलग अलग जो एग्ज़ाम्स है उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अनुच्छेद 3 124 से 231, इसमें 3 जो 3 जजेज केस है वो जुड़े हुए हैं जो महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेजियम जो सिस्टम है वो क्या आया है, अस्तित्व में आया है। उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो उसके बारे में देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की वह प्रणाली जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह मिलकर सिफारिश करता है। ये प्रणाली संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है। तो ये याद रखना है हमें कि ये संविधान में शब्द से कहीं भी लिखी हुई नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होगी, स्थानांतरण होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ कहीं भी लिखित नहीं है, बल्कि ये न्यायिक व्याख्याओं से विकसित हुई है। और इसमें देखेंगे जो 3 जो केस हैं, जिसमें 3 जजेज केस है, जिसमें एक तो 1981 का केस था, एक 1993 का केस और एक 1998 की, इनके माध्यम से ये विकसित हुई थी। तो 1993 में अगर देखा जाए तो कॉलेजियम प्रणाली का अगर मान लो कि विकास हुआ, वो 1993 के जो न्यायिक निर्णय है उससे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो स्पष्ट से जो कॉलेजियम प्रणाली है वो अस्तित्व में आ गई थी। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि अभी तक की कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके ट्रांसफ़र, उनकी नियुक्तियों से जुड़ी हुई एक पूरा एक प्रोसेस है, उसको कहेंगे, जिसमें एक तरह से देखा जाए तो भारत के CGI प्लस कुछ जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो उनको मिलाकर एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है, और उनकी वो एक सिफारिश करती है जिसमें नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़ी सिफारिशें करती है। अब आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो कॉलेजियम प्रणाली थी, पूरी कॉलेजियम प्रणाली है, उसके लिए जो 3 जो केस थे उनके बारे में देखते हैं कि वो केस है किस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। उसके लिए जो एक देखते हैं कि जो संवैधानिक के आधार के कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिस है उनके बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 124 क्लोज 2 में क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीजेआई से परामर्श करके करेगा। तो इसमें ये जो परामर्श शब्द है, यही सारी एक तरह से पूरी प्रोसेस, या एक तरह से ये देखा जाए तो ये पूरे जो ये कॉलेजियम प्रणाली थी उसके पीछे का जो एक पूरा विवाद रहा वो इसी परामर्श को लेकर हुआ था कि ये परामर्श क्या है, ये परामर्श क्या है। उसमें ये था कि जैसे आर्टिकल 124(2) की जो शब्दावली है वो कुछ इस प्रकार है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीजेआई से परामर्श करके करेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है कि जो जैसे 217(1) के अंदर है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति सीजेआई व जो संबंधित जो हाईकोर्ट के जो सीजी है उसके परामर्श के पश्चात करेंगे। तो नियुक्ति करने का जो पूरा एक प्रोसेस है कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसमें है कि राष्ट्रपति इसमें तो जब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा तो सीजेआई से परामर्श करेगा, और अगर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए क्या करेगा, वो सीजेआई व संबंधित जो हाई कोर्ट का जो सीजे है उससे परामर्श करेगा। उसके बाद में देखते हैं कि जो अनुच्छेद 222 है उसमें जो हाई कोर्ट के जज है उनका क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। 124 क्लोज 3 है उसमें न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है 124(3) में कि वो या तो वकील कोटे से आ सकता है या हाई कोर्ट के जजेस के रूप में उसका अगर एक्सपीरियंस अनुभव है कुछ निश्चित समय का, उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनने के लायक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब उसके बाद में अनुच्छेद 217(2) में क्या लिखा हुआ क्लोज 2 में कि हाई कोर्ट के जो जज है उनकी क्या है, कुछ योग्यताएं दी रखी है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 217(1) में क्या है कि हाई कोर्ट का जो जज है उसकी नियुक्ति की जुड़ी हुई, और 117(2) का जो क्लोज 2 है 217 का उसमें क्या है तो उनकी योग्यता है। उसी प्रकार आर्टिकल 124(2) में है वो नियुक्ति है, वहीं 124(3) में देखते हैं तो योग्यता है ये। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे सारा जो विवाद हुआ वो परामर्श शब्द की व्याख्या से जुड़ा हुआ रहा है कि संविधान में कंसल्टेशन लिखा है, प्रारंभ इसे एडवाइजरी माना गया था, लेकिन बाद में जो 3 जजेस केस में से एक तरह से देखा जाए तो बाइंडिंग कंसर्न्स के रूप में शामिल किया गया, मतलब बाध्यकारी सहमति के रूप में माना गया। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार ये जो शब्द है पूरा परामर्श जो शब्द रहा है इसकी जो व्याख्याएं अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है कि ये जो परामर्श जो है वो किस प्रकार का परामर्श रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो 3 जजेस केस की जो विकास की कहानी है वो किस प्रकार है, ये किस प्रकार जो कॉलेजियम प्रणाली है या कॉलेजियम सिस्टम है वो अस्तित्व में आया। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जजेस केस था जिसे एसपी गुप्ता केस के नाम से जाना जाता है और 1981 का मामला रहा था, उसमें ये पूछा गया कि सीजेआई की राय सलाहकारी है या बाध्यकारी है। तो उसमें ये रहा कि एक तरह से देखा जाए तो सीजेआई की जो राय है वो सलाहकारी है, ये निकल के आया कि सीजेआई ने कहा था कि जो सीजेआई की जो राय रहेगी वो सलाहकारी रहेगी। अब मानना या नहीं मानना वो सरकार की या कार्यपालिका पर डिपेंड करेगा। तो उसमें ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से जजेस का जो रोल था जजेस की नियुक्ति के लिए वो थोड़ा सा कम हो गया और सरकार के पक्ष में निर्णय रहा। तो कॉलेजियम यहाँ पे कोई प्रकार का कॉलेजियम अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन ये शुरुआती केस था। उसके बाद में सेकंड जजेस केस था जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट केसेस 1993 का केस था। उसमें हम देखते हैं कि जो सीजेआई की जो सिफारिश है तो उस टाइम पे वापस ये पूछा गया कि जो सीजेआई है उसमें जैसे एक तरह से देखा जाए तो इसमें यह था कि शुरुआत में कि जो सीजेआई प्लस जो सीनियर 2 मोस्ट जजेज है उनसे क्या करेंगे, राष्ट्रपति परामर्श करेंगे, और उनके जो परामर्श के बाद में एक तरह से देखा जाए तो ये जो सलाह देंगे वो बाध्यकारी नहीं रहेगी, सिर्फ एक सलाह है। अब माने तो न माने, नहीं माने तो नहीं माने। लेकिन उसके बाद में जैसे 1993 का जो मामला रहा उसमें यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, सुप्रीम कोर्ट की जो सीजे है सीजेआई है, वो सीजेआई प्लस 2 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके साथ में क्या करेंगे,
वो मिलकर तीनों क्या देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, लेकिन ये सिफारिश करेंगे और सिफारिश है वो क्या रहेगी, बाध्यकारी रहेगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इसमें CGI प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश है, इनसे मिलकर क्या बनेगा, कोलेजियम बनेगा। अब तो कोलेजियम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इसमें CGI रहेगा एक तो, और प्लस 2 सीनियर मोस्ट जो जज है उनसे मिलकर 3 व्यक्तियों को क्या रहेगा, कोलेजियम रहेगा। और ये कोलेजियम क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए सिफारिश करेगा। और ये सिफारिश है वो किस प्रकार की रहेगी, तो बाध्यकारी रहेगी। लेकिन याद रखना SP गुप्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सलाह है वो राय क्या रहेगी, सलाहकारी रहेगी, बाध्यकारी नहीं रहेगी। इसमें कार्यपालिका को क्या मिली थी, प्राथमिकता मिली थी। एक तरह से कार्यपालिका की ज़्यादा पास में जो पावर है थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, तो जो सरकार के पक्ष में निर्णय रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कोलेजियम अस्तित्व में आ गया। अब कोलेजियम जो बन रहा है वो एक तरह से याद रखना है कि कोलेजियम की जो शुरुआत हुई वो 1993 के केस से हुई थी। अब हम देखते हैं कि जैसे इसमें कोलेजियम सिस्टम की नींव रखी और 9 जजेज की बेंच थी ये पूरी। इसके बाद में एक फैसला आया कि जो CGI है और प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उनसे मिलकर क्या 3 सदस्यों का क्या बनेगा, कोलेजियम बनेगा। ये हमें याद रखना। उसके बाद में जो तीसरा केस था उस केस को कहते हैं थर्ड जजेज केस के रूप में, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998 था। तो वापस एक बार पूछा गया, उस टाइम के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने वापस पूछवाया कि जो कोलेजियम है एक तरह से जिसमें 1 प्लस आप 2 बता रहे हो, उसमें जो राय है तो वो क्या बहुमत के आधार पे रहेगा कि जिस साइड में 2 न्यायाधीश रहेंगे, जिसमें दो ने है, अगर मान लो कि ये 2 एक साइड है और CGI एक साइड है, तो फिर किसकी राय मानी जाएगी, सिफारिश रहेगी वो किसकी रहेगी, कोलेजियम में। तो निर्णय किस प्रकार रहेगा इन तीनों व्यक्तियों का। तो उसके बाद में ये रहा कि कोलेजियम में जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, और बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। उसमें कोलेजियम उसका विस्तार हो गया कि कोलेजियम में CGI रहेगा एक तो, प्लस 4 वरिष्ठतम सदस्य मिलकर क्या बनेगा, एक कोलेजियम बनेगा। 1998 में यह था कि 1 प्लस 4 का क्या बनेगा, कोलेजियम बनेगा, जिसमें 1 CGI रहेंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेज रहेंगे। अब 5 सदस्यीय कोलेजियम हो गया था, जो पहले 3 सदस्यीय था, और कोलेजियम सिस्टम का वर्तमान जो स्वरूप है वो निर्धारित हुआ। तो याद रखना कि कोलेजियम प्रणाली का जो एक तरह से विकास हुआ वो तो कब हुआ, 1993 का मामला था, और 1998 में वर्तमान स्वरूप में आया कोलेजियम, जिसमें 1 प्लस 4 की व्यवस्था की गई थी। ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लेके आया गया, जिसे बोलते हैं NJ एक्ट लेके आया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ एक ऐसी व्यवस्था कमीशन बना, एक आयोग बनाया जाए जो इनसे जुड़े हुए एक तरह से जितने भी ट्रांसफ़र है, नियुक्तियाँ हैं, तो इनके जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो एक कोलेजियम प्रणाली है, वो एक तात्कालिक के उस समय पे एक तरह से देखा जाए तो उचित थी। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे ये लगा कि एक ऐसा स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी हुई हो या फिर उनके ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई। तो सरकार ने 2014 में एक प्रस्ताव लेके आई, और प्रस्ताव में जो एक बिल लेके आई, बिल में था कि जैसे एक NJ की व्यवस्था की जाए, भारत में एक स्थायी आयोग बनाया जाए। तो कोलेजियम को चुनौती मिली इससे। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसके लिए क्या किया गया कि भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स में बदलाव किया गया। तो 99वां संविधान संशोधन 2014 लेके आया गया, और इसी के माध्यम से एक तरह से देखा जाए तो स्थापित किया गया, जिसे NJ के नाम से जाना जाता है, जिसे NJ के नाम से जाना जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करना और न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भागीदारिता को क्या करना था, बढ़ाना था। ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में देखते हैं जो NJ की जो संरचना थी वो किस प्रकार की थी। तो NJ की संरचना में देखते हैं कि जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, एक तो CGI थे, वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो थोड़ा सा हमें याद रखना ये है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो एक 6 सदस्यीय पूरा एक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे जो इसके अध्यक्ष रहेंगे। और उसके बाद में देखा जाएगा कि इसमें जो 3 है कि जिसमें 2 से 3 सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, जो क्या इसके सदस्य रहेंगे। और केंद्रीय कानून मंत्री है वो सरकार का प्रतिनिधि के रूप में इसमें क्या होगा, शामिल होगा। और 2 व्यक्ति है वो
ऐसे पर्सन रहेंगे जिनको विधि से जुड़ी हुई क्या हो जानकारी हो या मतलब विधि विशेषज्ञ इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। और इन 6 सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा, एनजेक की संरचना रहेगी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में एनजेक को असंवैधानिक घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का मामला था, जिसमें 4th जजेज केस के रूप में भी इसको जाना जाता है। कारण था न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ जो जुडिशरी को नष्ट करना था। जो एक तरह से इसको जो उस टाइम पे जो संविधान असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ये माना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, उसके खिलाफ है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो संविधान का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। और उसमें जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक पार्ट है उसका। तो उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है उसको ये क्या करता है, समाप्त करता है या उसको सीमित करने का प्रयास करता है। इस वजह से इसको क्या किया जाए, रद्द किया जाए। तो उसने इसको रद्द कर दिया एनजेक को, और वापस जो पूर्व में जो प्रचलित जो कॉलेजियम प्रणाली थी वो एज इट इज वैसी की वैसी रही थी। अब देखते हैं कि कॉलेजियम की वर्तमान प्रणाली के रूप में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये नियुक्ति प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली में CJI प्लस 4th जो सीनियर मोस्ट ऑफ जजेज है उनकी सिफारिश से तैयार करता है। सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, और राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के बाद में लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस से भेज सकते हैं अगर चाहे तो। यदि कॉलेजियम दोबारा वही सिफारिश भेजे तो राष्ट्रपति बाध्य है नियुक्ति करने के लिए। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो इसमें थोड़ा सा ये कि जो पावरफुल है वो कौन हो गया, तो कॉलेजियम है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। कॉलेजियम जो है वो 1+4 का कॉलेजियम है वो, अभी 5 सदस्य। उसके बाद में देखते हैं कि जैसे हाईकोर्ट के लिए नियुक्ति प्रक्रिया वो किस प्रकार रहेगी। तो हाईकोर्ट में अगर नियुक्ति करनी है किसी जजेज की तो वो इस प्रकार की हाईकोर्ट का कॉलेजियम अलग बनेगा, जिसमें वहाँ का किसी भी हाईकोर्ट में अगर मान लो कि किसी व्यक्ति की अगर नियुक्ति होनी है या किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होना है तो उसमें ये रहेगा कि जो CJI है, जो CJ है उस मतलब हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो प्लस 2 वरिष्ठतम जो जज है वो प्रस्ताव भेजता है। पहले सबसे पहले वहीं से प्रक्रिया शुरू होती है कि जो 3 सदस्यीय जो कॉलेजियम है वो प्रस्ताव भेजेगा, और प्रस्ताव भेजने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है जिसमें 1+4 की व्यवस्था की गई है, वो कॉलेजियम उस पर अनुशंसा करता है अपनी कि जो प्रस्ताव है वो किस प्रकार, जो मान लो कि किसी व्यक्ति की जैसे हाईकोर्ट में नियुक्ति करनी है या फिर ट्रांसफ़र करना, उस पर विचार करेगा। उसके बाद में हाईकोर्ट से होते हुए ये किसके पास में जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में जाएगा, और उसके बाद में ये विधि मंत्रालय के पास में जाएगा, और उसके बाद में फाइनल होने के बाद में राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति की क्या कर देगा, ट्रांसफ़र या फिर उसका जो भी नियुक्ति करनी है वो कर देगा। और केंद्र सरकार लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से राष्ट्रपति और फिर उसके व्यक्ति की क्या हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। ये सारा प्रोसेस रहता है। तो हाईकोर्ट की अगर जजेज की अगर नियुक्ति करनी है तो इसमें याद रखना है कि जो प्रस्ताव है वो कौन भेजेगा, तो प्रस्ताव भेजा जाएगा, शुरुआत होगी उस प्रस्ताव की हाईकोर्ट के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति की शुरू नियुक्ति है या फिर ट्रांसफ़र है तो जो हाईकोर्ट है वो शुरू करेगा सारी की सारी प्रोसेस है उसमें, और उसके वो किसको भेजेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अनुशंसा करता है। और कॉलेजियम है वो केंद्र सरकार या फिर एक तरह से लॉ मिनिस्ट्री को कहती है, और लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से फाइनल होने के बाद में राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति की क्या कर देता है, नियुक्ति है उसका ट्रांसफ़र कर देता है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर MOP कॉलेजियम की सिफारिशों को एग्जीक्यूट करने की विस्तृत प्रक्रिया लिखी हुई है इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 में से रिवाइज करने को कहा था, लेकिन सरकार ने वह सुप्रीम कोर्ट के जो मतभेद बने रहे लगातार वो सारी चीज़ें होती रही, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो टकराव वो हमें देखने को मिल रहा था। फिर हम देखते हैं कि जैसे कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क है। वो इस प्रकार के पक्ष में क्या है कि कॉलेजियम प्रणाली सही है, तो आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, इससे कि सरकार का जो हस्तक्षेप है वो इसमें ज़्यादा नहीं होता, न्यायिक के हस्तक्षेप से मुक्ति है इससे, मतलब राजनीतिक दखलंदाजी से किसी जजेज की नियुक्ति नहीं की जाती इसमें, थोड़ा सा वो भी ध्यान रख रहे हैं। जज ही जज को सबसे अच्छे से परखते हैं, तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में इसकी रक्षा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी रक्षा का एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि उसका जो बेसिक मूल ढांचा है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी है। कार्यपालिका के दबाव में न्यायिक निर्णय
स्वतंत्र रहते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें कार्यपालिका की भूमिका ज़्यादा नहीं रहती, इसकी वजह से जो न्यायिक निर्णय है वो ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं, ज़्यादा निष्पक्ष रहते हैं। तो ये तो उसके कुछ पक्ष में तर्क है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं कि जो कॉलेजियम प्रणाली है कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ मतलब ये है कि जैसे जज की अगर नियुक्ति करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंसी का मामला रहता है, थोड़ा सा ये इस पर इल्ज़ाम लगते हैं। तो विपक्ष में तर्क है, आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में अगर देखते हैं तो पारदर्शिता का अभाव, इसमें बंद कमरों में निर्णय लिए जाते हैं, जो जवाबदेहीता नहीं होती है इसमें, थोड़ा सा ये है। और संविधान में लिखित नहीं है ये कहीं भी, तो ये अलोकतांत्रिक है या इस चीज़ पे भी क्वेश्चन मार्क लगता रहता है कि ये संविधान में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र नहीं किया गया है। नेपोटिज्म और जो फेवरेटिज्म की जो आशंका है वो भी बनी रहती है इसमें, कि कोई भी अगर मान लो कि अपने भाई भतीजावाद है या फिर जो अपने जो अच्छे अपने हिसाब से जो फेवरेट है अपना, कोई भी अगर मान लो जज, उसको क्या कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व क्या रहता है, कम रहता है। तो ये थोड़ी सी क्या इस पर विपक्ष में भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट रहते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि विभिन्न जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणालियाँ किस प्रकार है, विभिन्न अलग अलग। तो भारत इंडिया में देखते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम जो 1993 में अस्तित्व में आए, न्यायपालिका आधारित है, जिसमें एक CJI प्लस 4 जज से मिलकर ये सिस्टम बनता है कॉलेजियम सिस्टम। USA में अगर देखते हैं, अमेरिका में, तो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं और सीनेट के द्वारा क्या किए जाते हैं, अनुमोदित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बना सकता है। लेकिन उसका जो अनुमोदन है वो कहाँ से होना ज़रूरी होता है, तो सीनेट से होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक तो हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा सीनेट है। तो जो सीनेट है उससे अनुमोदित होना ज़रूरी होता है वो। उसकी में क्या होता है, कार्यपालिका प्लस विधायिका, ये थोड़ा सा ये कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सहयोग रहता है, तो राजनीतिक नियुक्ति भी होने का जो संभावना है वो लगातार बनी रहती है। यूके में अगर देखते हैं कि जैसे वहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना हुआ है, जो वहाँ पे पहले नहीं बना हुआ, तो बाद में जाके बना था ये। तो स्वतंत्र आयोग है जिसमें 15 सदस्य ये क्या है, आयोग है, जो सिर्फ क्या करता है, जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति है, ट्रांसफरेंस से संबंधित सारे कार्य ये देखता है। ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल की सिफारिश के आधार पर होती है, जिसमें कार्यपालिका आधारित नियुक्तियाँ देखने को मिलती है। जर्मनी में हम देखते हैं तो ये क्या बुंदेस्टैग और बुंदेसरात की समिति दोनों मिलकर क्या करती है, संसद आधारित समिति होती है, जिसमें हम देखते हैं कि उनके जो अनुशंसा पे क्या बनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेज बनते हैं। तो ये थोड़ी सी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो भारत में थोड़ा सा ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, इससे मिलता जुलता ही हम क्या लेके आए थे, 2014 में एनजेक लेके आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए थे, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वो थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब विद्वानों के अगर स्कॉलर्स के अगर विचार देखें, कोटेशन अगर देखते हैं, तो इसमें यह है कि जस्टिस जो सबसे जो पहला जो कोटेशन हमें देखने को मिलता है वो है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर का कोटेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि एंड इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी इज नॉट ए गिफ्ट, मतलब जो स्वतंत्र न्यायपालिका वो कोई उपहार नहीं है। इट इज़ ए गारंटर ऑफ ऑल अदर गिफ्ट्स ए डेमोक्रेसी कैन बिस्टो, मतलब ये है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका वो कोई उपहार नहीं है, बल्कि वो लोकतंत्र के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य अधिकारों का क्या है, एक तरह से ये अन्य उपहारों का एक गारंटर है। ये थोड़ा सा याद रखना है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके बाद में देखते हैं कि जो DY चंद्रचूड़ है उनके द्वारा कहा गया है कि जैसे कॉलेजियम इज़ नॉट ए परफेक्ट सिस्टम, कि कॉलेजियम सिस्टम वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, बट ट्रांसपेरेंसी कैन बी इम्प्रूव्ड विद इन इट, मतलब इसमें और ज़्यादा पारदर्शिता लेके आई जा सकती है। तो मतलब इसमें सुधार की गुंजाइश है वो बनी हुई है, इसमें सुधार कर सकते हैं, बल्कि बदलाव की बजाय क्या हो सकता है, इसमें सुधार हो सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसमें। उसके अलावा अगर और देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे जस्टिस JS वर्मा जो सेकंड जजेस केस में थे, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन इज आर्टिकल 124 मीन्स कंसल्ट नॉट मोर ओपिनियन, मतलब इसमें कि जो कंसल्टेशन है वो क्या है, राय नहीं है, बल्कि कंसर्न्स है, मतलब सहमति है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो परामर्श है
उसका क्या है कि और राय नहीं है बल्कि वो क्या है, सहमति है। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके अलावा जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 2021 में, उसमें कि इंडिया नीड्स ए ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म वाइल प्रोसेसिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था है वो करनी आवश्यक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो क्विक रिवीजन के रूप में हम देखते हैं कि जो कॉलेजियम की शुरुआत है सेकेंड जजेज केस 1993 से हुई। कॉलेजियम की सदस्य हम देखते हैं कि CJ+4 जो सीनियर मोस्ट ऑफ जजेज सुप्रीम कोर्ट उनसे मिलकर बनता है। जो थर्ड जजेज केस 1998 से अस्तित्व में आया था, क्योंकि 1993 में ये व्यवस्था थी जिसमें 1+2 का ही कॉलेजियम था। उसके बाद में देखते हैं हाई कोर्ट के कॉलेजियम में जो व्यवस्था है वो CJ हाई कोर्ट का CJ रहेगा, प्लस 2 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उनसे मिलके बनेगा। NJ की स्थापना के लिए 99वां संविधान संशोधन 2014 लेके आया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। NJ रद्द हो गया था सुप्रीम कोर्ट 2015 में, फोर्थ जजेज केस के रूप में ये जाना जाता 2015 में हो गया था। उसके बाद में देखते हैं कि NJ का रद्द का आधार था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर शामिल किया गया था, और ये एक तरह से पूरा जो NJ था वो संविधान के जो मूल ढांचा था उसके क्या था, खिलाफ था। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो सीमित होने का खतरा था, क्योंकि इसमें जो एक कानून मंत्री को इसमें शामिल किया गया था एज ए मेंबर के रूप में, तो उसी से सारा एक तरह से आधार मिला सुप्रीम कोर्ट को इसको रद्द करने का। संबंधित अनुच्छेद देखते हैं तो 124, 217, 222 जो ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है हाई कोर्ट की, 124 3 है और 217 2 है, जिसमें योग्यता जो नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है 217 2 और 124 है वो नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट जजेज केस है वो 1981 का, तो इसे SP गुप्ता केस के नाम से, जिसमें सरकार को प्राथमिकता मिली थी नियुक्तियों में। उसके बाद में सेकंड जजेज केस था 1993, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की नींव रखी थी जिसने, और 1998 में 5 सदस्यीय कॉलेजियम है वो अस्तित्व में आ गया था। ये थोड़ा सा हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब अलग अलग जो क्वेश्चन है वो इससे बन सकते हैं कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली किस आधार पर कार्य करती है, तो संवैधानिक प्रावधान कहीं नहीं देखने को मिलता, लेकिन 3 जजेज केस है 1993 और 98 की व्याख्या के आधार पर ये हमें देखने को मिलता है। NJ एक राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था, सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया, उसमें थोड़ा सा याद रखना है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता वो प्रभावित हो रही थी, जो एक संविधान का जो मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है। सेकेंड जजेज केस में हम देखते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम की नींव रखी और CJ की सिफारिश को क्या बना दिया गया, बाध्यकारी माना गया। अनुच्छेद 124(2) में नियुक्ति कौन करता, तो ये याद रखना है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJ व अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करेगा। थर्ड जजेज केस में इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, जो आपको ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार हमारा जो आज का जो विषय था या जो हमारी जो खबर थी, न्यूज़ थी, वो क्या थी, तो वो कॉलेजियम प्रणाली को लेकर थी कि कॉलेजियम प्रणाली है वो किस प्रकार कार्य करती है, और कॉलेजियम प्रणाली के किस प्रकार अस्तित्व में आई, संविधान में कहाँ किस आधार से ये एक तरह से उसको पावर मिलती है, वो सारी चीज़ें हमने देखा। और ये सारी जो आज हमने जो बहस की है, जो जितनी भी चर्चा की, उस चर्चा के पीछे जो कारण रहे हैं वो क्या है, हमारे पूर्व जो CJ रहे हैं BR गवई, उनके जो एक बयान था कि कॉलेजियम प्रणाली हमारे देश के लिए क्या है, उपयुक्त है। इसी बयान से हमें ये पूरी न्यूज़ का क्या है, आधार रहा है। इसमें हमने सारे एंगल देखने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे नए एपिसोड में, जो है कॉलेजियम प्रणाली को लेकर। आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये जो हमारा विश्लेषण रहेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से रहेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी या फ़ायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए पूरा, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ में अगले वीडियो में।